Assalamualaikum everyone. So guys, this is the last lecture of lung pathology या respiratory system pathology. इसके बाद हम इंशाल्लाह एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन पैथोलॉजी, और उसके साथ मैं आपका थोड़ा सा सीमेट का भी कंप्लीट कर देती हूँ. ठीक है, इंशाल्लाह जितना टाइम हुआ विल कवर एज सून एज पॉसिबल. और उसके बाद मेरी कोशिश तो है कि मैं CVS पैथोलॉजी भी कवर करा दूँ ताकि आपका ये पैथोलॉजी का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाए. ठीक है, अच्छा, जो इस पोर्शन में सॉरी लंग पैथोलॉजीज में जो रह गया था टॉपिक्स वो हमने करने हैं कार्सिनोइड ट्यूमर और मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, क्योंकि यही दो वो टॉपिक्स हैं जो आपके कभी कभार आ सकते हैं SCQs में. और मैं आपको इसकी सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता देती हूँ ताकि आपके लिए करना थोड़ा सा आसान हो जाए. तो कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ लंग से स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कार्सिनोइड सिंड्रोम का नाम, कार्सिनोइड ट्यूमर, ये सारी बातें आपने पहले भी सुनी होंगी और ये भी नाम सुना हुआ होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर. ठीक है, नेट्स लिखते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स. जरा से मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि क्या चीजें होती हैं. हमने याद है पढ़ा था पहले भी कि जरा ट्यूमर्स जब भी कहीं पर बनता है तो उसका कोई सेल ऑफ ओरिजिन होता है. तो अगर हमारे पास जो ट्यूमर का सेल ऑफ ओरिजिन है कि जिससे वो बन रहा है, जिससे वो शुरू हो रहा है, वो आपका न्यूरल टिश्यू और एंडोक्राइन टिश्यू हो. ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन में ये दो चीजें, न्यूरल एंड एंडोक्राइन. तो अगर आपके ट्यूमर का सेल ऑफ ओरिजिन न्यूरल और एंडोक्राइन टिश्यू से होता है और वहां से वो ट्यूमर ओरिजिनेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फीचर्स होंगे वो या तो न्यूरल जो सब्सटेंसेस हैं उनके रिलीज के एक्सेस के होंगे या एंडोक्राइन सब्सटेंसेस यानी हार्मोन्स के रिलीज के एक्सेस के होंगे. तो वो आपका जो ट्यूमर होता है उसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर. और उसी की एक टाइप है आपका कार्सिनोइड ट्यूमर. कार्सिनोइड ट्यूमर आपका बहुत सारी जगहों पे हो सकता है. लंग्स में भी हो सकता है, इंटेस्टिन्स में बहुत ज्यादा कॉमन है. आपकी GIT में इंटेस्टिन्स में बहुत कॉमनली वहां के अगर न्यूरो एंडोक्राइन जो टिश्यू है वहां से अराइज करता है तो वहां भी उसको हम कार्सिनोइड ट्यूमर ही कहते हैं. ठीक है जी, तो आपके पास अगर लंग में अराइज करता है तो लंग में भी हम उसको कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं. सिर्फ ये है कि उसका अराइजल या उसका जो ओरिजिन है, अराइजल भी नहीं, अराउजल भी नहीं, ओरिजिन जो है उसका वो न्यूरल एंड एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ दैट एरिया होना चाहिए. ठीक है, और उसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स होगी वो भी उन्हीं तरह के सेल्स की होगी जो न्यूरल एंड एंडोक्राइन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. दैट्स इट. बारह जो हमने बात याद रखनी है, अगर मैं सिंपल अंदाज में आपको बताऊं कि आपके पास ये एक लाइक समवट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर है, मतलब इतना भी रेयर नहीं है. और इसकी दो टाइप्स हैं, एटिपिकल और एटिपिकल कार्सिनोइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स. सेल्स जो अंदर हमें नजर आते हैं हिस्टोलॉजी में उसके हिसाब से हमने इनको दो में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताती हूँ जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी कराऊंगी. पहली बात तो एक ना आपने याद रखने की इसका ज्यादातर जो एसोसिएशन है ना मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम्स हमारे पास होते हैं, उनको हम मेन सिंड्रोम्स कहते हैं. ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजियाज वो होते हैं, अभी हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी में उसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपके डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हो रही होती है. मतलब सपोज मैं कहती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास एक आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड है, एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना. तो जब डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो मतलब मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम या नियोप्लेजियाज कहते हैं. उसमें अक्सर कार्सिनोइड ट्यूमर भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अच्छा, बारह जो बात आपने याद रखनी है वो ये कि एक तो इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी के आपके पास सबसे पहले तो ये कि ये दो तरह से ग्रो करता है, मतलब इसका जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, एक ग्रोथ का पैटर्न इस तरह से आता है. इसका अगर ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें कि अगर ये आपके पास एक ब्रोंकस है और ये लंग है, ठीक है, सपोज करते हैं, उसके बाद मल्टीपल ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है, छोटे छोटे सॉरी, और उसके बाद ब्रांचेस एंड वगैरह वगैरह. एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये आता है कि ये ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकस, मतलब कोई भी एक ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल है उसके ल्यूमेन के अंदर ग्रो करना शुरू करता है और उसके ल्यूमेन में ही ग्रो करता करता मतलब उसका ल्यूमेन एक्सपैंड करता जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसके प्रेशर की वजह से साथ वाले भी ऑब्स्ट्रक्ट होते जाते हैं. ठीक है, ये होती है इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ पैटर्न. दूसरा ग्रोथ पैटर्न ये होता है कि अगर ये मेरे पास सपोज करती हूँ, इसको मैं इनलार्ज करके बनाती हूँ, ये एक ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल है, यहाँ पर ये ग्रो करना शुरू किया इसकी वॉल के साथ साथ, तो ये इतना पेनिट्रेटिंग नेचर का होगा कि ये पेनिट्रेट कर जाएगा इसकी वॉल से, बाहर आ जाएगा और पेरेन्काइमा ऑफ द लंग में ग्रो करना शुरू कर जाएगा. तो मतलब ये कि ये इंट्राल्यूमिनल नहीं है, ये ब्रोंकाई से बाहर आके पेरीब्रोंकियल या फिर मतलब ब्रोंकाई के साथ साथ और पेरेन्काइमा ऑफ द लंग में ग्रो करने लगे, तो इसको हम कहते हैं पेरीब्रोंकियल ग्रोथ पैटर्न. तो दो तरह से ये ग्रॉस अपीयरेंस में आते हैं, एक तो ल्यूमेन के अंदर होगा और एक ल्यूमेन से पेनिट्रेट करके बाहर आके साथ ग्रो करेगा. जो भी होगा आपके पास ग्रोथ पैटर्न ग्रॉसली हाली वैसे ही डिपेंड करता है. जो टिपिकल और एटिपिकल की अपीयरेंस है वो हमने हिस्टोलॉजी यानी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे उसको डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, बस इतना सा बात है, डिफरेंस जरा सा है कि जो टिपिकल कार्सिनोइड्स होते हैं, जिस तरह टिपिकल से हमने वो मुराद ली है जो कि आपका किसी भी बॉडी की लोकेशन में होता है, तो वो मोस्ट कॉमनली यही टाइप का होता है. मतलब मैंने आपको बताया है कार्सिनोइड ट्यूमर आपकी इंटेस्टिन में भी हो सकता है, आपकी GIT में हो सकता है, कहीं और भी मतलब GIT में हो सकता है, लंग्स में भी होता है, और भी इसकी कुछ जगह हैं जो रेयर जगह हैं. ठीक है, जहां भी होगा उसकी मोस्ट कॉमनली पैटर्न ये टिपिकल कार्सिनोइड वाला होता है. उसमें होता है कि आपके पास यूनिफॉर्म वेल डिमार्केटेड सेल्स होते हैं, राउंड साइटोप्लाज्म है उनका, बहुत थोड़ा सा उनमें प्लियोमॉर्फिज्म है. वरना हमने ये हमेशा पढ़ा हुआ है ना कि जब भी हम एक ट्यूमर की बात करते हैं वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट कार्सिनोमा.
तो जब हम मेलिग्नेंट कैंसर की बात करते हैं तो हमेशा प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा होता है। प्लियोमॉर्फिज्म इज वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप। तो साइज और शेप बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होती है, लेकिन इस केस में कोई खास प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता, बहुत थोड़ा प्लियोमॉर्फिज्म है, ठीक है। वेल डिमार्केटेड सुलझे हुए साफ सुथरे से सेल्स हैं, उनका बाकायदा न्यूक्लियस है, प्लियोमॉर्फिज्म बहुत थोड़ा है, माइटोसिस भी थोड़ी है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स उसको कहते हैं कि ये मतलब अच्छा, एक अच्छी चीज है ना, थोड़ी माइटोसिस होना, प्लियोमॉर्फिज्म ना होना इज अ गुड साइन। ये होता है टिपिकल कार्सिनोइड। अब इसी को ऑपोजिट करने तो एटिपिकल होगा, जिसमें माइटोसिस बहुत ज्यादा होंगे, पागलों की तरह भरा हुआ होगा, प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा होगा, सेल की साइज और शेप समझ नहीं आ रही होगी, तो दैट इज एटिपिकल टाइप ऑफ कार्सिनोइड। जो भी होगा देखा ये गया है कि हमारे पास जो एटिपिकल है इनमें ज्यादातर TP53 की म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से मतलब ये न्यूरोएंडोक्राइन जो ट्यूमर्स हमारे पास ग्रो करने लगते हैं, जबकि आपके पास टिपिकल में ऐसा नहीं होता, TP53 की म्यूटेशंस कम होती हैं। जो आपने अब बात याद रखनी आ गई है वो क्या, हमारे पास सिनेरियो क्या आता है, एक बात याद रखना कि जो जनरली देखा ये गया है कि कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ लंग प्रेजेंट करता है, वो आपके पास सिंपल उसी तरह से कि पेशेंट का आएगा खांसी के साथ, खांसी में खून आ रहा है, बलगम आ रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जनरल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली यही होती है और हमें इतनी जल्दी नहीं पता चलता, लेकिन हमें सिनेरियो में अगर वो ये बात दे देंगे कि पेशेंट हेमोप्टिसिस और कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट किया, तो हमें कभी भी समझ नहीं आएगा कि इधर आइदर इट इज कार्सिनोइड ट्यूमर और समथिंग एल्स। तो हमें जो बात देते हैं वो हमेशा कार्सिनोइड के फीचर्स देते हैं। अब कार्सिनोइड के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो दे आर वो फीचर्स विच आर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, और जो आपके जितने भी कह लें कि सब्सटेंसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो कि रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें आता है फ्लशिंग आती है, वीजिंग आती है और रेडनेस, मतलब ये फ्लशिंग ये होता है कि आपका मुंह बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, वीजेस होते हैं आपके, इसके साथ साथ डायरिया होता है। अब ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपके पास यहाँ से ना, ये जब भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है तो ये रिलीज करते सब्सटेंसेस आपके सारे वो जो होते हैं ना एनाफाइलैक्सिस के सब्सटेंसेस, यानी हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑल दैट, उनकी वजह से जो आपके एक एनाफाइलैक्टिक शॉक में या फिर किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, कि मुंह फ्लशिंग हो जाना, वीजिंग होना, वीजिंग का मतलब होता है सीटियों की आवाजें आना, डायरिया हो जाना, ये सारे फीचर्स आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होते हैं जो इस न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से रिलीज हो रहे होते हैं। तो हमें सिनेरियो में हमेशा वो ये बात मेंशन करते हैं कि आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट किया, उसको एक तो गले खराब की बातें हैं, साथ उसे फ्लशिंग, वीजिंग, डायरिया है, कंफर्म हो जाता है कि कार्सिनोइड ट्यूमर। और दूसरे पार्ट में उसकी मॉर्फोलॉजी पूछते हैं तो आपने बस 2-4 बातें लिखनी है, एक पैटर्न लिखने हैं ग्रॉस अपीयरेंस में, फिर ये लिखना है कि ये ज्यादातर सेंट्रल होता है, पेरिफेरल कम होता है, और उसके बाद आपने टिपिकल और एटिपिकल कार्सिनोइड लिखना है। दैट्स इट, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक हो क्या। अगला आता है मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। इसका जिक्र हमने पहले भी बहुत दफा किया हुआ है कि हमारे पास मेसोथेलियोमा वो कैंसर है जो मेसोथेलियल लेयर से अराइज किया है। हमने बात की थी कि मेसोथेलियल लेयर वो लेयर है जो कि आपके लंग की सारी प्लूरा को लाइन कर रही है, ठीक है। आपकी जो प्लूरल कैविटी है उसके दो पार्ट्स हैं, पैराइटल प्लूरा है बाहर, विस्ट्रल प्लूरा है अंदर, और उन दोनों के दरमियान में वी विल हैव प्लूरल स्पेस, ठीक है। ये लंग की कवरिंग है सारी। तो जो पैराइटल और विस्ट्रल प्लूरा की लाइनिंग है ना, वो सारी मेसोथेलियल सेल्स से होती है। बाकी सारा लंग, अगर मैं आपको जरा सी डिटेल में बताऊं, बाकी सारा लंग ना एंडोडर्म से डिराइव करता है, लेकिन जो मेसोथेलियल लेयर है ना, ये मेसोडर्म से डिराइव करती है। और ये मेसोथेलियल लेयर सिर्फ आपकी प्लूरल कैविटी को लाइन नहीं करी, आपकी पेरिटोनियल कैविटी को भी, और पेरिकार्डियल कैविटी, यानी जो आपकी ऑल द कैविटीज ऑफ योर बॉडी है, जो मेन कैविटीज है। प्लूरल में आपके लंग्स है, पेरिकार्डियल में हार्ट है, और पेरिटोनियल में सारे GIT के ऑर्गन्स हैं। तो उन सब को लाइन करती है ये मेसोथेलियल लेयर। तो जब भी कैंसर इस मेसोथेलियल लेयर से अराइज करता है, इस मेसोथेलियल लेयर के सेल्स में अराइज करता है, उसको मेसोथेलियोमा कहते हैं, ठीक है। अब वो मेसोथेलियल लेयर कहीं कोई भी हो सकती है, मतलब सिर्फ लंग्स की नहीं हो सकती, हो सकता है हार्ट की मेसोथेलियल लेयर, और इसलिए हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि जो आपका मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा ऑफ लंग है, साथ लंग लिखते होते हैं, वो आपका वो है जो कि मेसोथेलियल लेयर यानी प्लूरल लेयर ऑफ लंग से अराइज करता है। अब उसमें आपने एक बात पक्की याद रखनी है कि इसके सिनेरियो में कभी भी एस्बेस्टोस के बगैर सिनेरियो नहीं आता होता। हमने कम्युनिटी मेडिसिन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर का मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा से बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इवन ये कि आपके पास एस्बेस्टोस के वो लोग जो एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो तो एक्सपोजर में है ही हैं, जो लोग उनके रिश्तेदार होते हैं जो काम नहीं करते इंडस्ट्री में। सपोज कि मेरे वालिद साहब काम करते हैं, तो मेरे जो बाकी कोई रिश्तेदार होगा, मतलब मेरा कोई चाचे हैं जो वहां पर नहीं रहते, समवन एल्स, वो भी, उनको भी रिस्क ज्यादा हो जाता है मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा के होने का। इसी तरह हमारे पास वो लोग जो कि एक फैक्ट्री जहां पर एस्बेस्टोस का काम हो रहा है उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो लोग को भी मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो एस्बेस्टोस का इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इस डिजीज के साथ। एस्बेस्टोस है कि आपका एक तरह का वो है, मतलब एक मटेरियल है जो कि इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ज्यादातर आपकी
शिपयार्ड इंडस्ट्रीज के साथ आपका बहुत ज्यादा आता है सिनेरियो कि एक बंदा था जो शिपयार्ड इंडस्ट्री में काम करता था, इसलिए आपने पक्का याद रखना शिप इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा आता है, माइनर्स और शिप इंडस्ट्रीज में ज्यादा एस्बेस्टोस इस्तेमाल हो रहा होता है। इसका जो लेटेंट पीरियड है ना 25 से 30 साल है, तो आपका एकदम से डेवलप नहीं होता, 25-30 साल के एक्सपोजर के बाद डेवलप होता है ये कैंसर। लेकिन हमने बात की थी कि अगर एक बंदा स्मोक करता है, स्मोकर है, और ऊपर से उसको एस्बेस्टोस का एक्सपोजर भी है, तो उसमें लंग कैंसर का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है और साथ स्मोकिंग भी है, तो उसमें मीजोथीलियोमा का रिस्क पे फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। लंग कैंसर के रिस्क पे फर्क पड़ता है, दोनों का एडिटिव इफेक्ट है, एस्बेस्टोस का और स्मोकिंग का, ठीक है। एस्बेस्टोस और स्मोकिंग अगर मिल जाएंगे तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा, और बल्कि एडिटिव भी नहीं मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आ जाएगा, और लंग कैंसर का रिस्क, लंग कैंसर का, ठीक है, जो आपका लंग के अंदर हो रहा है, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मीजोथीलियोमा का रिस्क इंक्रीज नहीं होता, वो सिर्फ एस्बेस्टोस के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। उसके बाद हमारे पास अगली बात ये है कि जी आपका ये जो मीजोथीलियोमा है ना, इसकी पैथोजेनेसिस में ये करता क्या है कि इसके, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने कहा कि स्मोकिंग जब लोग छोड़ देते हैं तो स्मोकिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता लंग रिपेयर होने लग जाता है, निकोटीन बीच से निकल जाती है और बहुत लंबा अरसा लगता है, लेकिन सारा का सारा लंग भी साफ हो सकता है अगर लोग स्मोकिंग पक्की छोड़ दें। लेकिन एस्बेस्टोस से अगर आप एक दफा भी एक्सपोज हुए और उसका कोई फाइबर अंदर चला गया तो वो सारी जिंदगी वहां रहेगा, वो कभी भी नहीं निकलता। अगर एक बंदा एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में 10 साल काम किया और उसके बाद सारी जिंदगी वो उसने उसके करीब भी नहीं लगा, तो भी उसको रिस्क हमेशा बढ़ावा रहता है, ठीक होगी। ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी, पैथोजेनेसिस में असल में करता है कि एस्बेस्टोस जाके ना आपकी प्लूरल लेयर के पास डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर वो जनरेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। आपको पता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जितने भी होते हैं वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं और वो किसी भी जगह को डैमेज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मीजोथीलियल सेल्स को डैमेज करते हैं, और डैमेज इस तरह से करते हैं कि उनका डीएनए डैमेज होता है। जब भी डीएनए डैमेज होता है तो मतलब है कि डीएनए कैन अंडरगो एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो जब डीएनए में म्यूटेशन आएगी तो उसके सेल साइकिल में मसला आएगा, जितने भी उसके वो वाले हमारे जो डीएनए की कंट्रोल कर रहे होते हैं रेप्लिकेशन को, जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो सब, वो भी म्यूटेट हो सकते हैं। मतलब कहीं भी म्यूटेशन आएगी तो उसके बाद म्यूटेशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जो डीएनए डैमेज कर रहे हैं, और मोस्ट कॉमनली जो चीज है ना आपकी मेलेग्नेंट मीजोथीलियोमा में जो जीन मोस्ट कॉमनली आपका आता है म्यूटेटेड, वो BAP1 जीन है। बस एक नाम याद रख लें, ठीक है। ये ज्यादातर नहीं आता होता, बस मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देती हूँ। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में जब आप देखेंगे ना तो आपको हमेशा जो चीज मिलेगी वो ये कि प्लूरल एरिया में आपको फाइब्रोसिस, यानी कि आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये सारा एरिया, बाकी लंग आपको नजर आएगा ब्लैक और ये सारा एरिया व्हाइट कलर का नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा फाइब्रोसिस कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट हुए हुए हैं सारे, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस, बहुत ज्यादा प्लाक्स आपको सिंपल एक्सरे में भी नजर आते हैं, सीटी स्कैन में बहुत क्लियर नजर आते हैं। इसकी इन्वेजन इस कदर होती है कि ये आपकी प्लूरा को इन्वेड करके आपकी जो जनरल चेस्ट कैविटी है वहां तक चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, पेरिकार्डियम में इन्वेड कर जाता है। इस तरह इसकी इन्वेजन लोकली बहुत ज्यादा है, लेकिन दूर के एरियाज में यानी डिस्टेंट मेटास्टेसिस ये नहीं करता। लिम्फ नोड्स में कर लेता है, हाइलार लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, लेकिन दूर दूर इन्वेजन इसकी नहीं है, लेकिन आसपास काफी ज्यादा है। अपेयरेंस आपने इसकी याद रखने के 3 तरह से इसकी अपेयरेंस आती है जो सेल्स की माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस है। एक एपिथेलियल टाइप है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, मतलब आपको पेपिली और एपिथेलियल सेल्स का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। ये बहुत रिजेंबल करता है आपके नॉर्मल लंग कार्सिनोमा से, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको उसकी बाकायदा वो करनी पड़ती है जेनेटिक लेवल की टेस्टिंग। सार्कोमेटस में आपके स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, बायोफिजिक में मिक्स होते हैं, तो इनकी तस्वीर देख लें ताकि फिर हम इसको खत्म करते हैं। ये देखिएगा आप, इसमें तीनों तरह के कैंसर्स, बड़ी अच्छी खूबसूरत पिक्चर है ये। एपिथेलॉइड में जो है वो सिंपल एपिथेलियल टाइप ज़्यादातर सेल्स होते हैं जो आपके पेपिलरी पैटर्न है, पेपिले का मतलब होता है ऐसे ऐसे जो ब्रांचिंग सा पैटर्न होता है उसमें आए हुए होते हैं, और ये आपके नॉर्मल लंग कैंसर से बहुत मिल रहे होते हैं। जबकि सार्कोमेटोइड जो है ना, इसमें आप देखिए ज़्यादातर स्पिंडल शेप सेल्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। एंड बायोफिजिक में देयर इज अ मिक्सचर। ये कार्सिनोइड ट्यूमर जो मैंने आपको पहले पढ़ाया उसकी देख लें, दिस इज द टिपिकल वन जिसमें सेल्स ज़्यादा नॉर्मल है, ज़्यादा माइटोसिस नहीं है और प्लियोमॉर्फिज्म भी नहीं है। और ये वाला आपका देखें तो ये है एटिपिकल। अब आप देखेंगे